राजकुमारी के ठीक होने का शोर मच जाता है। प्रजा राजकुमार को घेर लेती है। राजा बड़ी कठिनाई से लोगों को रोकता है और बड़े मान सम्मान से राजकुमार को विदा करते हुए कहता है, यहाँ से 10 कोस पर पश्चिम में एक गुफा है और उसमें एक बाबा रहते हैं। तुम उनसे मिलते जाना, वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राजकुमार महल से बाहर आता है तो मंत्री का लड़का उसकी राह देख रहा था। उस मंत्री के लड़के को पहले ही सारा समाचार मिल जाता है। वह राजकुमार को सीने से लगाकर कहता है, मित्र, ये चमत्कार कैसे हुआ? तब राजकुमार उसे पिछली रात की घटना सुनाकर कहता है, इस दुनिया में सचमुच कभी कभी चमत्कार हो जाता है। न हम उस पेड़ के नीचे ठहरते, न यह करिश्मा होता। हमें तोता और मैना का उपकार मानना चाहिए। इसके बाद राजकुमार उसी दिशा में प्रस्थान करता है जिस ओर राजा उन्हें बाबा से मिलने के लिए कहा था। और दोस्तों, 10 कोस पर उन्हें वही गुफा मिल जाती है जिस गुफा में बाबा बैठे तपस्या कर रहे थे। राजकुमार घोड़े से उतरकर बाबा के पास जाता है और उन्हें प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो जाता है। बाबा आंखें बंद किए बैठे थे। थोड़ी देर बाद बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और जिज्ञासा भरे भाव से कहते हैं, तुम कौन हो और कैसे आए हो? तब राजकुमार सारा हाल सुनाकर कहता है, राजा ने कहा था कि मैं आपके दर्शन करूं। बाबा बड़ी आत्मीयता से बोलते हैं, वत्स, तुमने काम बड़ा कठिन और जोखिम भरा उठाया है। तब राजकुमार कहता है, बाबा, काम कठिन जरूर है, लेकिन आदमी तो बना ही कठिन काम करने के लिए है। तब बाबा बोलते हैं, तुमने ठीक कहा, जो कठिन काम से बचे वह आदमी ही किस काम का। इसके बाद बाबा कुछ रुकर कहते हैं, अब तुम सिंगल द्वीप के पास आ गए हो, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए तुम्हें महासागर को पार करना पड़ेगा। राजकुमार कोई झिझक नहीं दिखाता है और कहता है, बाबा, जो शक्ति मुझे यहाँ तक ले आई है वही शक्ति इस कठिनाई का भी रास्ता जरूर निकालेगी। तब बाबा राजकुमार को शाबाशी देते हुए कहते हैं, वत्स, आदमी तो निमित्त है, काम शक्ति ही कराती है। इतना कहकर बाबा ने खड़ाऊ की एक जोड़ी उसे देते हुए कहते हैं, इन्हें पहनकर तुम सहज ही समुद्र पार कर जाओगे और जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। राजकुमार अत्यंत कृतज्ञ भाव से बाबा के चरणों में सिर रखता है और बाबा से समुद्र पार करने के लिए खड़ाऊ की जोड़ी ले लेता है। इसके बाद बाबा उसकी पीठ थपथपाकर उसे आशीर्वाद देकर विदा करते हैं। जब राजकुमार और मंत्री का बेटा अपने घोड़ों पर सवार होकर चलने लगते हैं तो राजकुमार भाव विह्वल हो रहा था। उसने मंत्री के लड़के से कहता है, राजा बड़ा उदार था, उसके साथ जो हुआ उसका बदला उसने चुका दिया है। हमारी इतनी बड़ी समस्या को सहज ही हल कर दिया है। दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। अब उनकी आतुरता विशाल सागर को देखने के लिए थी, लेकिन दोस्तों, अचानक से राजकुमार को एक चिंता आकर घेर लेती है। वह सोच रहा था कि खड़ाऊ की मदद से वह तो सागर पार कर लेगा, पर उसके साथी का क्या होगा? कुछ सोचकर उसने मंत्री के लड़के से कहता है, मित्र, आगे की लड़ाई अब मुझे अकेले को ही लड़नी पड़ेगी। जब तक मैं लौट कर नहीं आऊं तुम यहीं रुके रहना। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री का लड़का हतप्रभ हो जाता है। ये कैसे होगा? वह सोचने लगता है, अकेला राजकुमार उस किले पर कैसे फतह कर सकता है? जब उसने अपनी आशंका राजकुमार से व्यक्त की तो राजकुमार उसे धीरज बंधाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, आगे के लिए मेरे पास सारे साधन हैं। फिर इधर उधर की बातें करते हुए वे आगे बढ़ते रहते हैं। राजकुमार का मन परेशान था। उधर मंत्री का लड़का भी भीतर ही भीतर यह सोचकर परेशान था कि यदि राजकुमार को कुछ हो गया तो वह राजा को क्या मुंह दिखाएगा। राजकुमार हिम्मत से आगे बढ़ता जा रहा था और साथी का दिल बैठ रहा था। दिन भर चलने के बाद अंत में उन्हें दहाड़ता सागर सामने दिखाई देता है। सागर की बड़ी बड़ी लहरें उठ उठकर एक डरावना दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। सागर के तट पर पहुंचकर दोनों मित्र अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं और सागर की विशाल लहरों को देखने लगते हैं। और दोस्तों, राजकुमार अगले दिन सुबह वहां से प्रस्थान करने का निश्चय करता है। बड़े तड़के उठकर राजकुमार अपने घोड़े को खूब दुलार करता है। उसके बाद मंत्री के लड़के के बहते आंसुओं को पोंछकर उसे सीने से लगाता है और सूर्य की प्रथम किरण के निकलते ही पैरों में खड़ाऊ पहनकर सागर के तट पर जाकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद राजकुमार जैसे ही पैर पानी पर रखता है उसका सारा बदन कांप उठता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह महसूस करता है कि वह पानी पर ऐसे खड़ा है जैसे धरती पर खड़ा हो। फिर तो राजकुमार एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़ने लगे। लगता है मंत्री का लड़का राजकुमार को इस प्रकार जाते हुए बड़े आश्चर्य से देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजकुमार इस प्रकार पानी पर कैसे चल रहा है। धीरे धीरे राजकुमार मंत्री के लड़के की आंखों से ओझल हो जाता है। राजकुमार का वह पूरा दिन सागर पर चलते चलते बीता है। दोस्तों, समुद्र की छोटी बड़ी मछलियां और दूसरे जीव जंतु उसकी तरफ आते थे, किंतु उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। कुछ दूर से ही भाग जाते थे। राजकुमार बड़े आनंद से आगे बढ़ता रहता है, पर दूर दूर तक उसे समुद्र का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा दिन और पूरी रात उसने पानी पर चलते चलते बिताया। दोस्तों, जब अगला दिन आता है तब उसे सागर का किनारा दिखाई देता है। वही सिंघल द्वीप था जिस सिंघल द्वीप में राजकुमारी पद्मिनी को पाने के लिए वह घर से निकला था। उस भूमि को देखकर उसका रोम रोम भर जाता है। उसे लग रहा था कि जैसे वह अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया है, लेकिन वह दूर से ही देखता है कि काले खूंखार राक्षस उस द्वीप की रक्षा के लिए खड़े हैं। राजकुमार भभूति की डिब्बी खोलता है और एक छुटकी भभूति मुंह में डाल लेता है। अब वह सबको देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। वह बेधड़क राक्षसों के बीच पहुंच जाता है। राक्षस देखने में बहुत ही डरावने थे। उनके रंग रूप और चेहरों को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे।
उनके हाथों में हथियार देखकर प्राण सूख जाते। राजकुमार उन सबको देखकर सकपका रहा था, हालांकि उसे पता था कि कोई भी उसे देख नहीं सकता है। राजकुमार निश्चय करता है कि पहले वह शहर का एक चक्कर लगाएगा, शहर को समझकर फिर आगे का कार्यक्रम तय करेगा। वह शहर में चारों ओर खूब घूमकर राजकुमारी पद्मिनी के महल की तरफ भी जाता है, किंतु उसे लगता है कि जोर जबरदस्ती से महल में घुसना असंभव है।